Hello everyone. Today we are going to discuss one shot of atomic structure. आज का पूरा सेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में होने वाला है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका पहली बार आप लोगों ने क्लास 9 में नाम सुना होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसका जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन साहब ने कहा था atom is the smallest particle of a matter which can't be cut down, break down, which can't be seen by the naked eyes or does not exist in the free state. Atom free state में exist नहीं करता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता है। Even atom को अगर आप सच पूछे तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो एटम के बारे में जनरली हमें पता नहीं लगा। लेकिन जब कोई दो एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच एग्जिस्ट इन नेचर, उसका एग्जिस्टेंस नेचर में है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। दूसरी बात, एटम हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं सोडियम, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसमें जितने भी उनके एटम्स हैं वो सारे एक ही तरह के होंगे। हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का उनका एटम अलग अलग होगा। जैसे सोडियम का एटम मैग्नीशियम की तरह नहीं होगा, मैग्नीशियम का एटम सोडियम की तरह नहीं होगा। अब आ जाइए, हर एक व्यक्तिगत एलिमेंट का जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। और फाइनली एटम्स जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वह अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज नहीं करता है, ऐसा डाल्टन साहब ने कहा। लेकिन जैसे ही मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली सारे पोस्टुलेट्स डाल्टन साहब के गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? डाल्टन साहब ने कहा था दुनिया का सबसे छोटा एटॉमिक पार्टिकल है एटम, जबकि एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। एटम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा उन्होंने कहा था हर एक इंडिविजुअल एटम जो है वो पर्टिकुलरली एलिमेंट्स के होते हैं। अगर एक ही एलिमेंट्स के एक ही टाइप के एटम्स होते हैं तो फिर उनके आइसोटोप्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक ही एलिमेंट है ना, लेकिन उनके एटॉमिक मास अलग अलग है, तो फिर इनके भी ये दूसरा जो इनका पोस्टुलेट था वो भी गलत हो गया। तीसरा उन्होंने कहा था दूसरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक एलिमेंट्स के अंदर में नहीं हो सकती, मतलब ये एलिमेंट के एटम्स इसी के रहेंगे, दूसरे के नहीं होंगे। तो फिर आइसो बार वाली प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई कि दूसरे अलग अलग एलिमेंट्स हैं लेकिन सबके एटॉमिक मास सेम है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी आ गई। और उन्होंने लास्ट में कहा था एटम्स जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन वो अपने प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक गैस है, दोनों के मिश्रण से एक सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है एक सॉल्ट है। सोडियम का नेचर जो है आप देखिएगा तो एक सॉफ्ट सॉलिड है, उसको नाइफ से काटा जा सकता है। क्लोरीन गैस है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी से अलग प्रॉपर्टीज़ है सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर डाल्टन साहब के हर एक थ्योरी गलत। उसके बाद हमारी चैप्टर का जो शुरुआत है बच्चा वो स्टार्ट होता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो पहले जमाने में जो थंडर स्टॉर्म होता, आप लोगों ने देखा होगा कल नाइट में भी हुआ था, थंडर स्टॉर्म हुआ था ना। थंडर स्टॉर्म को पहले ज़माने में लोग ऐसा मानते थे कि जब भगवान जी गुस्सा करते तो थंडर स्टॉर्म या रेन होता, भगवान जब एंग्री होते हैं तो ये सब चीज़ें। लेकिन जे थॉमसन साहब उस समय में
ये सब जो है एक फिजिकल फेनोमेना, ये साइंस है, ये भगवान से। तुम लोग जो है लोगों को झूठ बोलते हो कि तुम पर भगवान गुस्सा कर रहे हैं और तुम उनसे पैसा ठगते हो, ये गलत बात है। जे थॉमसन को कहा अगर तू बोलता है कि ये साइंस है तो हमको करके दिखा, तो ये कर सकता हूँ, मैं लैब में कर सकता हूँ। उन्होंने लाइटनिंग फेनोमेना के लिए सारी प्रॉपर्टीज रीड की कि आसमान में कैसा होगा। तो जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं तो प्रेशर कम होते जाता है। उन्होंने एक डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें प्रेशर लगभग नाक के बराबर, और उसके अंदर में हाई वोल्टेज करंट, जो डेनियल साहब ने बैटरी बनाई उससे 10,000 वोल्ट करंट पास किया। तो इस डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब के अंदर में मैं आपको बता देता हूँ, इस डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब के अंदर में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, कैथोड और एनोड। याद रखिएगा कैथोड के ऊपर में इसको हमेशा याद रखिएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, कैथोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, एनोड। तो कैथोड के पास कैटायन तो जाएगा, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि निगेटिव इलेक्ट्रोड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस अट्रैक्ट हैं, इसलिए कैथोड और एनोड। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको लगभग 10,000 वोल्ट वाले बैटरी से कनेक्ट, और इसके अंदर में लगभग बहुत कम मात्रा में प्रेशर 10 mmHg, लगभग नाक के बराबर में समझिए प्रेशर था ही नहीं। अब उन्होंने जैसे ही स्विच को ऑन किया तो इन्होंने देखा यहाँ से एक ग्रीन कलर का स्पार्क इधर से इधर की तरफ इन्होंने जाते हुए। जैसे ही इन्होंने ये फेनोमेनन देखा, इन्होंने अपने आप को कहा यस मैंने घर दिखा, क्योंकि वो लाइट जो वाइटनिंग। तो फिर इन्होंने वोल्टेज कम, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज, आपके घर में 220 वोल्ट का सॉकेट होता है, उसके अंदर अगर किसी को झटका लगता है तो पता चलता होगा क्या होता है 220 वोल्ट। और ये साहब 10,000 वोल्ट को एक छोटे से डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब में प्रवाहित कर रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि वहाँ यहाँ से कुछ रेज निकल रहे हैं। तो ये खास करके पादरियों को बुला करके, उस ज़माने में जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके जो पुजारी होते हैं उसको पादरी कहा जाता है, तो उसको बुला करके उन्होंने दिखाया देख। तो उसके बाद से जे थॉमसन का नाम जो है सर जे थॉमसन। उन्होंने कहा था कि आपको फिर हम भगवान मानेंगे कि अगर आप ऐसे फेनोमेना कर दिखाते हो। तो जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, या बहुत सारी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, कोई डिटेक्टिव मूवी है जिसमें दिखाया जाता है कि थंडरस्टॉर्म को भी क्रिएट किया जा सकता है। ये सब एक फेनोमेना है, फिजिकल फेनोमेना है, इट कैन बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। अब आ गई यहाँ पर, जैसे ही ये रेज निकले थे, तो इस रेज, चूंकि ये कैथोड से निकला था, तो इस रेज का सबसे पहला नाम हो गया कैथोड रेज। क्यों नाम पड़ा कैथोड रेज? क्योंकि ये कैथोड से उत्पन्न होते हैं और इनके पास कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। क्यों निगेटिव चार्ज है भाई? क्योंकि ये निगेटिव इलेक्ट्रोड से उत्पन्न हुई थी। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड से उत्पन्न हुए थे। उसके बाद इनका याद रखिएगा चार्ज बाय मास रेशियो, जो जे थॉमसन साहब ने दिया, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चार्ज की वैल्यू यहीं से निकली थी 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और E अपॉन m, चार्ज बाय मास रेशियो, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वाज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। चार्ज बाय मास रेशियो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग गैस लेकर के देखा, तो इट वाज सेम फॉर ऑल अदर गैसेस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी, ये जो है सेम फॉर अदर गैसेस। क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा इन्होंने सिर्फ एक फेनोमेना किया था, उस समय इनका मकसद नहीं था कि आई हैव टू शो कैथोड रेज। तो उसके बाद उन्होंने स्टडी किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। इसमें जो मेन पॉइंट्स है याद रखिएगा, निगेटिव चार्ज, चार्ज बाय मास रेशियो और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। E/me का वैल्यू होता है 1.77 10 टू द पावर -26 कूलम पर kg वाली वैल्यू। तो अपने को वो याद रखना है, चार्ज बाय मास रेशियो से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम निकला था।
क्योंकि ये निगेटिव चार्ज थे इसलिए यहाँ पर ये निगेटिव। इनके कर्ता धर्ता कौन हो गए? सर जे थॉमसन, राइट। यहीं से इनको लोग सर बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान जैसे फिनोमेना किया। इसके बाद आया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करें, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है ई गोल्डस्टीन। ये साहब ने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, बस खाली परफोरेटेड कैथोड ट्यूब। परफोरेटेड कैथोड ट्यूब किसको बोलते हैं? जिस कैथोड ट्यूब के अंदर में ये छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे ये चार्ज निकल सके, दैट इज कॉल्ड परफोरेटेड कैथोड। और यहाँ पर इन्होंने एक एनोड लिया, एक परफोरेटेड कैथोड और परफोरेटेड एनोड को सेम फेनोमेना उन्होंने भी किया 10,000 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करके। इसके अंदर में उन्होंने खाली हाइड्रोजन गैस, बोलो कि सर हाइड्रोजन गैस डालने से बेनिफिट क्या? हाइड्रोजन में आपको पता होगा एक ही प्रोटॉन होते हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन। तो इससे इनको दिमाग में आया कि नहीं, अगर हम ऐसा करें तो याद रखिएगा ये जो है आपका परफोरेटेड कैथोड है, जिससे ये रेज अगर मान लीजिए एनोड से बाहर निकला तो यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए रेज निकलेंगे तो हाइड्रोजन को आयोनाइज करेगा, H के रूप में आयोनाइज करेगा। और ये H+ जैसे होगा उसमें एक सेंटर में जो एटम्स बचेंगे, जो मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, वो इस तरह से कैथोड से एनोड की तरफ आ, इसलिए इसका नाम कैनाल रेज इन्होंने रखा। याद रखिए, कैनाल रेज। उसके बाद यहाँ पर सेम थिंग इन्होंने भी डिस्कवर करके इस रेस को कैनाल रेस कहा गया, क्योंकि ये एनोड से उत्पन्न हो। उसके बाद इनका पॉजिटिव चार्ज जिसकी वैल्यू सेम एज नेगेटिव चार्ज बट इन पॉजिटिव 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। उसके बाद इसके मास का वैल्यू, मास ऑफ प्रोटॉन, याद रखिएगा यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg और इनके चार्ज बाय मास का रेशियो दैट वाज 1। याद रखिएगा इनका जो चार्ज बाय मास रेशियो था दैट इज चार्ज बाय मास रेशियो, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन्स थे इसीलिए चार्ज बाय मास रेशियो। उसके बाद आ जाइए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है जेम्स चैडविक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खास करके बेरिलियम के ऊपर अल्फा चार्ज पार्टिकल का बम बनाया, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9, इसके ऊपर में इन्होंने हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, इसका बम्बार्डमेंट। तो जैसे बम्बार्डमेंट किया तो कार्बन और एक ऐसा पार्टिकल मिला जिसका कुछ मास लेकिन कोई चार्ज नहीं था। इसमें याद रखिएगा चार्ज इसमें न्यूट्रल होता है, लेकिन इसका जो मास है बच्चों दैट इज ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन 1.674 इंटू 10⁻⁻27। गॉट इट? ये थे हमारे स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट। इस चैप्टर की शुरुआत जो है यहीं से हुई थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ। इसके बाद आए थे एटम्स के बारे में जानकारी दिया गया कि एटम कैसा होता है। एटम जो है एक स्फेरिकल शेप में होते हैं। इसके बारे में बहुत सारे मॉडल्स आए थे। जे थॉमसन, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में कुछ बताया था। उसके बाद रदरफोर्ड साहब आए थे, उसके बाद बोर साहब आए थे। अलग इस एटम्स में याद रखिएगा जो खास करके एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
और एटॉमिक मास जो है दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहीं से जन्म हुआ था आइसोटोप्स और आइसोबार का। याद रखिएगा, आइसोटोप्स का मतलब होता है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सेम एलिमेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सेम एलिमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इसी तरह कार्बन की बात करूं 12, 13 और सबका एटॉमिक नंबर आप देखना सेम है, और एटॉमिक मास के अलग होने का मतलब होता है उसमें अलग अलग न्यूट्रॉन्स। उसी तरह आइसोबार आए थे यहाँ पर। आइसोबार की अगर हम बात करें, डिफरेंट एलिमेंट्स बट सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एलिमेंट्स बट सेम एटॉमिक मास। बोलोगे सर कैसे? इसमें क्या होता है, P प्लस N की वैल्यू, अलग अलग एलिमेंट्स है, P अलग अलग होगा, Z अलग अलग होगा, लेकिन P प्लस N जो है सेम होगा। जैसे हम आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों का एटॉमिक मास जो है 40 होता है। पोटेशियम का एक आइसोटोप है 40 वाला, जनरली पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है। तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन का मतलब होता है अलग अलग एलिमेंट्स लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। याद रखिएगा, इसमें एटॉमिक मास सेम, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम, आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। उसके बाद आता है आइसोडाइफर। याद रखिए, आइसोडाइफर का मतलब होता है जिसमें डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और एक होता है आइसोस्टर्स जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी कंपाउंड में सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड द लास्ट वन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, जो कोई भी कैटायन एनायन जो भी चार्ज हो लेकिन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। अब हम लोग बढ़ते हैं एटॉमिक मॉडल्स की तरफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहला एटॉमिक मॉडल, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल्स है प्लम पुडिंग मॉडल। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, जो खास करके जे थॉमसन साहब ने दिया। इस मॉडल में याद रखिएगा, ये मॉडल खास करके फेल हो गया था, लेकिन सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है जो जे थॉमसन साहब ने दिया। इसमें उन्होंने कहा था कि हाउ टू रियली एटम्स लुक्स लाइक, एटम्स देखने में कैसा। तो एटम इज स्फेरिकल जस्ट लाइक प्लम या वाटरमेलन, आप कह दीजिए प्लम की तरह वह देखने में है, जिसके अंदर में, जैसे आप कभी अगर वाटरमेलन खाए होंगे तो उसके अंदर में सीड्स भी होता है और खाने वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट भी होता है। तो इन्होंने कहा था कि एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप, एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप, एटम्स देखने में स्फीयर की तरह होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है, जिस तरह से तरबूज में आप देखना सीड्स वगैरह होता है और कुछ खाने वाला पार्ट भी होता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, रेड वाले पार्ट को उन्होंने प्रोटॉन्स की नाम दी और जो सीड्स थे उसको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दी। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन एन सर इक्वली क्यों है? क्योंकि ये न्यूट्रल एटम्स है, एटम्स के ऊपर में कोई चार्ज नहीं होता है, जिस कारण से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, जो बाद में चल करके फेल हुआ था। जिसको फेल करने के लिए खास करके इन्हीं के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, इनके स्टूडेंट
थॉमसन साहब के चेले याद रखिए। तो थॉमसन साहब का चेला ने कहा सर गुरुजी आपका ये जो मॉडल है ये काम का मॉडल है। बोला सर ऐसा क्यों? देखो एटम तो स्फेरिकल इन शेप सर मानता हूँ, लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिस एक्सपेरिमेंट को मैंने नाम दिया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। थिन गोल्ड फॉइल लिया था, उस पर मैंने अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग करवाया था और स्कैटरिंग को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने एक सी शेप का जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लिया था, जिस पर मैंने देखा बहुत सारे अल्फा रेज जो है अनडिफ्लेक्टेड थे, कुछ अल्फा रेज स्मॉल एंगल में डेविएट कर रहे थे, कुछ बहुत सम एंगल्स जो है हाई एंगल्स यानी कि लार्ज एंगल में डेविएट कर रहे थे। आउट ऑफ 20,000 और 12,000 को एक रे था जो वापस आ रहा था। तो आप जो ये कह रहे थे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, वो मुझे समझ में नहीं आई थी, तो जिस कारण से इनका लिमिटेशन लग गया, इनकी थ्योरी फेल हो गई। तो याद रखिएगा इनका जो लिमिटेशन है, सबसे पहला लिमिटेशन यही था कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन एन एटम। ये सबसे बड़ा इनका विवाद का विषय था, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन ये फॉल्स इसलिए हो गया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी भी एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। मतलब जैसे जितना जगह इलेक्ट्रॉन को मिला होता, जैसे हमारे भारत सरकार में ना जितना अधिकार लड़कियों के पास है उतना ही लड़कों के पास है, तो इन्होंने भी वैसे ही कहा जितना प्रोटॉन का अधिकार है उतना ही इलेक्ट्रॉन का भी किसी एटम पर अधिकार है। तो ये गलत साबित हुआ था, तो ये इनकी थ्योरी नहीं चली। इसके बाद दूसरा जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को मैं बता दूं, इन्होंने क्या किया था, एक छोटा सा 0.00001 mm उतना पतला सोने का फॉइल लिया, इसको थिन गोल्ड फॉइल कहा जाता है। थिन गोल्ड फॉइल। इस थिन गोल्ड फॉइल के इर्द गिर्द में इन्होंने एक ABC का जो C होता है उसी शेप का उन्होंने एक पर्दा लगाया था, जो जिंक सल्फाइड का पर्दा था, ये स्क्रीन। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स को एक लेड बॉक्स के अंदर से गुजारा था। यहाँ से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को पास किया, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एक साथ डालोगे तो पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए उन्होंने ये जो लेड बॉक्स है उसमें होल करके यहाँ से एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने देखा बहुत सारे ऐसे थे जो आर पार चले गए थे, उसमें से कुछ जो थे वो स्मॉल एंगल में डेविएट कर रहे थे, कुछ बहुत ही कम जो है वो लार्ज एंगल में डेविएट कर रहे थे। आउट ऑफ 20,000 में से एक रे ऐसा था जो वापस घूम के यहाँ पे आया, एक सिर्फ वन। लोग सर रे कैसे पता चल सकता है कि 1 है या 2 है ना, उन्होंने अंदाज़ा लगाया। रे को काउंट करना कोई साधारण वस्तु नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट अनडिफ्लेक्टेड होकर के आर पार चले गए। मतलब कैसे पता चला, तो इस जिंक सल्फाइड के स्क्रीन से पता चला कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ पर बिना डिफ्लेक्ट के चले। उसके बाद बहुत कम अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल, और बहुत से बहुत कम कह दीजिए लार्ज एंगल, लेकिन 20,000 में से एक रे जो आया। तो इन्होंने कहा एटम इज हॉलो इनसाइड द स्फीयर। मतलब इन्होंने भी कहा कि एटम का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, और एटम जो है उसके स्फीयर के अंदर में वो खोखला है। मतलब सर ये कैसे पता चल गया इनसाइड जो है उसके खोखले? तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे ये जो रेस थे वो बिना डिफ्लेक्ट किए आर पार चले गए, इसलिए इन्होंने कहा कि एटम इज हॉलो इन स्फीयर। तो दूसरा इन्होंने कहा कि इसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड
at the center of an atom. At the center of an atom called nucleus. ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में जाना। इन्होंने कहा कि सर यहाँ पे कुछ ऐसा पार्टिकल का कोई ऐसा चार्ज है जिस चार्ज को मैंने दिया वही सेम चार्ज अगर होगा तो ही डिफ्लेक्ट होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज जितने भी एटम के वो सब बीच में। इसीलिए थॉमसन साहब की थ्योरी को इन्होंने गलत किया। उन्होंने कहा था ना थॉमसन साहब आपकी थ्योरी गलत है। इसका मेन रीजन यही था कि आप जो कह रहे थे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है सर। इसके पॉजिटिव चार्ज जो है सेंटर में है, सेंटर ऑफ एन एटम, और उसको उन्होंने नाम क्या दिया? न्यूक्लियस। अब यहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया रिलेशनशिप बिटवीन एटम और न्यूक्लियस, दोनों का उन्होंने रेडियस निकाला। तो रेडियस ऑफ एन एटम दैट इज 10 to the power -8 सेंटीमीटर और 10 to the power -10 मीटर। और इन्होंने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाला दैट वाज 10 to the power -13 सेंटीमीटर। और उसमें ले जाइएगा तो 15 मीटर हो जाएगा। अब इन दोनों को जब इन्होंने रेशनलाइज किया, रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो दैट वाज 10 to the power -8 अपॉन 10 to the power -13, दैट इज इक्वल टू 10 to the power 5 हो जाएगा। -8 + 13, 10 to the power 5 का मतलब होता है 1 लाख, होता है ना बच्चों? 1 के ऊपर में 5 जीरो का मतलब कितना हुआ? 1। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ एन एटम इज 1 लाख टाइम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। कितने टाइम? मतलब सोच लो न्यूक्लियस कितना छोटा है। तो बंदा ने जो दिमाग लगाया था कि एटम जो है वो खोखला है, इसका मेन रीजन यही था कि भाई साहब न्यूक्लियस का शेप जो है बहुत ही छोटा है। फिर इन्होंने दोनों का वॉल्यूम का भी पता लगाया कि वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू 10 to the power -8 सेंटीमीटर है, इसका क्यूब, अपॉन 4/3 पाई 10 to the power -13 सेंटीमीटर है इसका। 4/3 पाई कैंसर, 10 to the power -24 अपॉन 10 to the power -39 which is equal to 10 to the power 15। मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 to the power 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। कितने टाइम्स? 10 to the power 15 टाइम्स। मतलब अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही छोटा। यस और नो? अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चा, जब ये दो एटम, इन्होंने पूरी जानकारी दी, इन्होंने यहाँ तक बताया एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली कि कितने नजदीक तक वो रेस जा पाए, कितने नजदीक तक गए। वो 20,000 में से 1 रे और वहाँ से वापस आए। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पर एक थ्योरी का जन्म हुआ था जिस थ्योरी को वेव थ्योरी कहा जाता है, जिस कारण से अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी रेडिएट करता है तो वो अपनी एनर्जी को लूज करता है, अपनी एनर्जी को खोता है। एक समय ऐसा आता है जो उसके अंदर में एनर्जी नहीं होती। तो इनका कहने का मतलब था कि एटम जो है बच्चा, ये हमारे सोलर सिस्टम की तरह है। इर्द गिर्द में इलेक्ट्रॉन है कहीं पर, जिस कारण से स्मॉल एंगल में हमारा लार्ज एंगल में डेविएट हुआ, लेकिन टोटल पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम, जिसको न्यूक्लियस की संज्ञा उन्होंने दी। यहाँ पर अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इनके इर्द गिर्द में घूम रहे हैं, तो अगर एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है जो अपनी सारी एनर्जी जो है लूज कर देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरह काम कर रहे हैं, फिर एक समय ऐसा आएगा ये न्यूक्लियस में गिर जाना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही इनका मेन लिमिटेशन है, जिसको क्लासिकल फिजिक्स भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था 2 तरह के क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स होते हैं। बड़ी वस्तुओं के लिए क्लासिकल सेलेस्टियल बॉडी से इन्होंने कंपेयर किया था, जिस कारण से इन्होंने संज्ञा दिया था कि भाई साहब कि अगर कोई बॉडी घूमती है, मोशन में है, तो वो कुछ न कुछ एनर्जी रेडिएट करती है। तो एक समय ऐसा आना चाहिए जो इनका न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ये गिरते नहीं है। और ये क्यों नहीं गिरते हैं, जिस कारण से रदरफोर्ड अपनी थ्योरी में इसके बारे में नहीं बता पाए थे,
जिस कारण से इनकी थ्योरी समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, दैट्स कॉल्ड वेव थ्योरी। वेव के कितने गुण हैं, वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए बच्चों, अब हम लोग वेव के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वेव किसको कहते हैं? जब कोई भी वस्तु को आप डिस्टर्ब करो, मतलब उसके अंदर में जब पीरियोडिक ऑस्किलेशंस होंगे तो उस समय में पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो जिस कारण से वेव की उत्पत्ति होती है। बोलोगे सर वही वेव, साउंड वेव्स, वो जो पानी के अंदर में आता है वो वाला वेव। हाँ तो बच्चों, जब आप हमारे पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो अलग प्रकार के आपको रेज भी मिलेंगे, और सारे रेज एक वेव का काम यहाँ पे करेंगे, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर वेव्स कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं आपको बता दूं कि जब हम खास करके वेव के गुणों के बारे में पढ़ते हैं कि वेव के पास क्या सब होते हैं, तो सबसे पहले दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेव लेंथ कहा जाता है, जिसको लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा, वेव लेंथ, ये खास करके दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, इसको क्या कहा जाता है? वेव लेंथ। इसको लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। और अगर मैं आपको बात करूं, एक सेकेंड में ये जो अपनी साइकिल कंप्लीट करती है उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसको न्यू से डिनोट किया जाता है। उसके बाद इनकी जो स्पीड है पर सेकेंड उसको कहा जाता है वेलोसिटी, विच इज ऑल्सो नोन एज स्पीड। और अगर यह खास करके लाइट की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय सी, इसको सी से भी डिनोट किया जाता है। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। तो अगर आप देखोगे तो खास करके लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो जब आप प्रोपोर्शनल हटाइएगा तो लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू और न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा। याद रखिए, जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम फ्रीक्वेंसी, जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा वेवलेंथ। तो इन दोनों के बीच में, और ये जो जितने समय में कंप्लीट करते हैं दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम लोग डिनोट करते हैं, तो खास करके एक सेकेंड में जो इसका साइकिल कंप्लीट होता है t इज इक्वल टू 1/ν होता है। इसको भी याद रखिएगा। वेव नंबर एक होता है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू बार, उसका फॉर्मूला 1/λ। तो इस बेस पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जिस न्यूमेरिकल्स में आपको याद रख लेना है, अगर लैम्बडा दिया हुआ है और आपको कह रहा है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा c बाय लैम्बडा। और अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और आपको कह रहा है वेव नंबर बताइए, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी से आपको क्या निकालना होगा? फ्रीक्वेंसी से आपको निकालना पड़ेगा वेवलेंथ। तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा c बाय फ्रीक्वेंसी, और जैसे ही आपको लैम्बडा की वैल्यू निकल गई उसके बाद आप 1/λ कर दीजिएगा तो आपको वेव नंबर भी मिल जाएगा। समझ में आया? इस बेस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, जिसको आप लोग धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, अब आ जाइए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मैंने आपको कहा भी कि आप लोगों को जब आप आसमान में जाकर के देखोगे सर कितने तरह के वेव्स होते हैं, या ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो उनका रेंज क्या सा है और वो कौन कौन से रीजन में होते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, एक कॉस्मिक रेज होता है, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज होता है, अल्फा बीटा गामा आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, उसके बाद इंफ्रारेड रेज होते हैं, उन दोनों के बीच में एक विजिबल रेज होते हैं, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज लॉन्ग रेडियो वेव्स होते हैं। तो मतलब बहुत तरह के वेव्स, ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इनके बीच में याद रखिएगा एक ऐसा रेज है जो खास करके हमें दिखाई देता है, दैट इज विजिबल रेज। जो याद रखिएगा आप लोगों ने जो लर्न किया होगा VIVGYOR, यस
तो ये जो है बच्चा विजिबल रेज में आपको जो कलर दिखते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, जिसमें याद रखिएगा रेड का वेवलेंथ 700 नैनोमीटर जितना होता है और वॉयलेट का अप्रॉक्सीमेटली 400 से 450 नैनोमीटर के जितना होता है। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई वेवलेंथ पड़ती है तो हम लोगों को वो विजिबल दिखाई दे। इससे ज़्यादा हो जाए तो इंफ्रारेड रेडिएशंस, कम हो जाए तो इंफ्रारेड, ज़्यादा अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे। इसलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे अर्थ के ऊपर में एक ओजोन लेयर है जो इन सारे रेज को, जो हार्मफुल रेज है उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है और हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाता। लेकिन हम लोग साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट में हर जगह से जेट भेज रहे हैं, प्लेन भेज रहे हैं, रॉकेट भेज रहे हैं, तो वो जहाँ पे होल हो रहा है, डिप्लीशन हो रहे हैं ओजोन लेयर के, तो वहाँ से हमारी पृथ्वी का वो वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा होल की तरह, तो इसीलिए वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं जो इस पूरे वातावरण के अंदर में हार्मफुल रेज को। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे रेज हैं अगर वो डायरेक्टली आपके बोन पे पड़े तो बोन के अंदर में भी होल कर देगा। बहुत सारे हार्मफुल रेज होते हैं जो खास करके थैंक्स टू ओजोन लेयर जो हम लोगों को प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब आ जाइए, यहाँ पर एक थ्योरी का जन्म होता है बच्चों, जिस थ्योरी को कहा जाता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इसमें इन्होंने कहा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो खास करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो जब रेडिएट करती है एनर्जी, क्या वो कंटिन्यूसली फॉर्म में? तो इन्होंने कहा नहीं सर, तो कंटिन्यूसली फॉर्म में नहीं है तो वो कैसे हो? तो वो डिसकंटिन्यूसली फॉर्म, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, जिसको क्वांटम उन्होंने नाम दिया था। ये जो एनर्जी का फ्लो होता है इट कम्स इन द फॉर्म्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दैट्स कॉल्ड क्वांटम। और लाइट से जो आता है उसको क्या कहा जाएगा? फोटोन। याद रखिएगा इस वर्ड को, जो लाइट वाली एनर्जी दैट्स कॉल्ड फोटोन, और जो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है उसको क्या कहा जाएगा? क्वांटम। तो यहीं पर उस थ्योरी का जन्म हुआ था जिसमें हम लोगों को याद रख लेना है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे? प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल है। इसको अगर आप अर्ग में करना चाहें तो 1 अर्ग इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7 जूल। तो अगर अर्ग में लिखोगे तो 10 टू द पावर -27 जूल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको पूछा और कहा भी कि कितने पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं, तो अगर मैं पूछूं आपको कितने पैकेट एनर्जी आए तो याद रखिएगा यहीं पे एक फॉर्मूला लग जाएगा, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। ये n जो है कुछ और नहीं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। E इज इक्वल टू एन एच न्यू, E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा। अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दिया है तो हम इससे निकाल सकते हैं, और अगर लेमडा दिया है तो इस फॉर्मूला से एनर्जी निकाल सकते हैं, और अगर हमको नंबर ऑफ पैकेट्स निकालना है तो n बराबर हो जाएगा E बाई एच न्यू, और E बाई एच सी बाई लेमडा को E लेमडा बाई एच सी। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा बताया गया था उसको हम समझ सकते। अब आज एक वर्ड आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी आपको यही कहना चाह रहा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लोग सर कैसे? तो जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक आयरन का रॉड दे दिया जाए और उस रॉड को हीट करने के लिए आपको कह दिया जाए, तो आप देखना वो आयरन का रॉड जब आप गर्म करोगे ना तो पहले वो रेड, फिर और ज़्यादा आप हीट करोगे तो धीरे धीरे वो येलो, और ज़्यादा हीट करोगे येलो से वो ग्रीन होगा, फिर और ज़्यादा करोगे एक समय फाइनली वो जो है आप देखना ब्लू होगा, और ज़्यादा हीट करोगे तो वाइट हो जाएगा। मतलब एक ब्लैक कलर का बॉडी
इन सारे रेस को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। ये कब निकलता है? जब हम उसको लाइट देते हैं, मतलब जब हम उसको फ्रीक्वेंसी देते हैं। जितनी ज़्यादा हम एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतना कम होगा, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतना कम होगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो है कुछ और नहीं है बच्चा, जब कोई भी ब्लैक बॉडी के अंदर में जितनी ज़्यादा आप एनर्जी दोगे तो उसका वेवलेंथ उतना धीरे धीरे कम हो जाएगा। रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है 750 और ब्लू का सबसे कम होता है। तो जैसे जैसे आप एनर्जी देते जा रहे हो वेवलेंथ कम होते जा रहा है। तो इसी फेनोमेना को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। इसके बाद एक थ्योरी है जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, खास करके जब हम किसी डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब के अंदर में लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला मेटल, जैसे कि सीजियम जो है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, अगर हम इस पर कोई एनर्जी प्रोड्यूस करें, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, लाइट के फॉर्म में डालकर, तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा एनर्जी डालेंगे और अगर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो इस एनर्जी के रेस्पेक्ट में अगर हम थोड़ी मात्रा में और एनर्जी दे दें, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये जो वेव आ रहे हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट होने लगेंगे। कैसे स्प्लिट होने लगेंगे? इलेक्ट्रॉन्स में। इसको लाइट कहेंगे, लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे हमने एनर्जी को डाला और थोड़ी मात्रा में एनर्जी दी, तो ये जो थे वो मोशंस में होने लगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी। बोलोगे सर ये है क्या? तो कुछ और नहीं है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम इसको E इज इक्वल टू एच न्यू होता है ना। तो अगर हम थ्रेशोल्ड, इस एनर्जी को टोटल एनर्जी माने, तो इस एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। कौन सा एनर्जी? थ्रेशोल्ड। बोलोगे सर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या काम करता है? ये एक बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी है जो किसी भी लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले मेटल के ऊपर में पड़ करके उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में मदद करता है। सर लो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी सेंट्रल मेटल या कोई भी मेटल जैसे सीजियम है, पोटेशियम है, तो अगर जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, उसमें हमने अगर थोड़ी मात्रा में एनर्जी दी और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर होने लगे, तो वो जो एनर्जी दिया उसी एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहेंगे, क्योंकि उसके आयंस में कन्वर्ट करवा रहा है। अब आ जाइए, ये जो एनर्जी है, क्या हम इस एनर्जी के बदले थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख सकते हैं? और इस एनर्जी को Ehν और थ्रेशोल्ड एनर्जी को Hν नॉट लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो Hν इज इक्वल टू Hν नॉट प्लस हाफ mv²। तो अगर हम इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हम इसको Hν माइनस Hν नॉट लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ mv² का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इन दोनों में से अगर H कॉमन ले लिया जाए तो न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकते हैं, यस और नो। इसमें एक ही शर्त है, याद रखिएगा, ये जो आप एनर्जी दे रहे हो थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये टोटल एनर्जी से हमेशा कम। बोलोगे सर टोटल एनर्जी कैसे कम होगा? भाई साहब टोटल एनर्जी इन दोनों का सम है, तो ऑब्वियसली ये कम होगा ना। तो याद रखिएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी से जब ग्रेटर होगा टोटल एनर्जी, तो ही ये इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होंगे। चूंकि ये लाइट के कारण से इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हो रहा है, इसीलिए इस इफेक्ट को फोटो मतलब लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमेशा तब भी जाकर के इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करेंगे जब E0 से E ग्रेटर होगा। E0 मतलब Hν से Hν ग्रेटर होगा। Hc/λ0 जो है, लैम्डा हो गया, इनवर्स हो गया बच्चा, तो ये ग्रेटर हो जाएगा Hc/λ।
इन तीनों केस में ही इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन स्प्लिट नहीं करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? इसी को याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन स्प्लिट कर रहे हैं इसको वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। तो न्यू इसको फाई कहा जाता है, दैट्स वर्क फंक्शन व्हिच इज इक्वल टू एच न्यू। आई बात बच्चे समझ में? इसमें एक आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल्स व्हिच इज आल्सो इक्वल टू के मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम व्हिच इज इक्वल टू फाई व्हिच इज इक्वल टू एच न्यू। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत ही जाने माने, उनको तो भगवान भी जानते होंगे, है ना। उनका स्कल निकाल करके नासा के लैब वालों ने रखा है, फिर उसकी खोपड़ी में ऐसा क्या था जो आज तक लोग शोध कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट थ्योरी आफ्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले आया था, याद रखिएगा, इस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि तुम लोग मान लो कि इस लाइट के कारण इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो खास करके लाइंस में और बैंड में होगा। तो उसी समय एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कह दिया था कि सर ये पार्टिकल भी है और वेव भी है, क्या दो नेचर हो सकता है सर? क्या वेव नेचर भी हो सकता है और पार्टिकल नेचर भी? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जनरली डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन के बाद पढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में पहले दे दिया है तो टीचर्स पहले पढ़ा देते हैं। ये खास करके डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन के बाद में पढ़ना चाहिए। इसी बीच में एक थ्योरी आई थी जिस थ्योरी का नाम था बोर्स एटॉमिक मॉडल। याद रखिएगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल के तहत जब रदरफोर्ड का थ्योरी फेल हो गया था, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एटम जो है वो खोखला होता है ना। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला पोस्टुलेट याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि जो हमारा एटम का शेप है वो सोलर सिस्टम की तरह है, इसके बीच में ऑर्बिट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहते हैं। जिस तरह से अगर कोई प्लैनेट है तो प्लैनेट भी क्या करेगा बच्चा, वो सन के अराउंड में रोटेशन या रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। जैसे हमारा अर्थ है तो अपने एक्सिस पर वो रोटेशन करता है जिस कारण से दिन और रात होती है, और सन के एक्सिस पर रिवॉल्यूशन करता है जिस कारण से 1 ईयर 4 ईयर के बाद एक लीप ईयर आता है। ये सब जो है बिल्कुल उसी की तरह उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने कहा कि भाई तुमने रदरफोर्ड जो कहा था न्यूक्लियस वाली बात तेरी सही है, लेकिन तू जो एटम का कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, तो मैं तेरे को बताता हूँ ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है इनके इर्द गिर्द में घूमते रहते हैं। पहला उन्होंने ये कहा। दूसरा इन्होंने यहाँ पे कहा था कि इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं गिरते हैं न्यूक्लियस में क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल। जितना फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचता है उतना ही फोर्स से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप लोगों ने फिजिक्स में सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में उसको कोलम्बिक फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्सेस कहा जाता है। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्सेस के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में नहीं गिर पाते। इनका जो मेन पोस्टुलेट्स था, याद रखिएगा, सबसे बड़ा पोस्टुलेट, मेन पोस्टुलेट, इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्बिट के इर्द गिर्द में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और मैं कहता हूं इस बात को मान लो कि ये मेन पोस्टुलेट है बोस साहब का कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्बिटल के इर्द गिर्द में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रल मल्टीपल? ये मतलब अगर ये पहला ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1, अगर दूसरा ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 2, तीसरा है तो n की वैल्यू 3, ये कभी भी पॉइंट में नहीं होंगे। बोलोगे सर n कैसे पॉइंट में होगा, ऑर्बिट तो 1, 2 या 3 ही होगा। हाँ बिल्कुल, ये n की वैल्यू जो है वो इंटीजर से, याद रखिए 1, 2, 3, 4। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो 1h/2π mvr हो जाएगा। mvr क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
तो ये इनका मेन पोस्टुलेट्स है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो इसको एनर्जी देना पड़ेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो इसके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी। तो इन्होंने डेल्टा ई वाला भी कंसेप्ट दिया था, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है और एनर्जी रेडिएट भी होती है, इमिशन भी होती है। तो अगर कोई ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन एनर्जी, क्योंकि वो ऑर्बिट का जो एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उस इलेक्ट्रॉन के कारण उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, ये इनका कहना है। द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी फिक्स है, सेकेंड ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी फिक्स है। तो जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, वो कब जंप करेंगे? जब उसको एनर्जी देंगे और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और ऊपर से नीचे तब आएगा जब उसमें से एनर्जी इमिशंस होगी। तो यहीं पर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेडबर्ग, उसने वैल्यू को कैलकुलेट करके एक स्पेक्ट्रा नाम की थ्योरी दे दी थी, इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन। इसी बात को पकड़ा और उन्होंने एक थ्योरी दे दी, इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जिस कारण से उन्होंने कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में अगर जंप करेगा तो एनर्जी इमिशन करेगा, और एनर्जी इमिशन के कारण वह इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा, अगर हम उसको गैसियस एटम में डाल करके देखें तो वो लाइंस फॉर्म करता है, जिसको लाइन स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो मेन हमारे थ्योरी जो कहावत थी बोर साहब की, वो दो मेन पोस्टुलेट्स थे, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, every orbit has fixed energy of an electron, और डेल्टा E is equal to E2 minus E1। ये इनका मेन पोस्टुलेट्स था। लिखने के लिए अगर आप लैंग्वेज में लिखोगे तब तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन मेन इनके यही दो पोस्टुलेट्स थे। अब आ जाइए, जब रेडबर्ग साहब ने कहा कि भैया ये स्पेक्ट्रा जो होता है, ये स्पेक्ट्रा दो तरह के होंगे, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और दूसरा इमिशन स्पेक्ट्रा। तो आप लोगों ने स्पेक्ट्रा के बारे में तो पहले ही सुना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम? जब किसी भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है तो 7 कलर के बैंड्स ऑफ लाइट में स्प्लिट होते हैं, उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो बच्चा यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रम है, इसको स्पेक्ट्रम को दो पार्ट में बांटा गया कि अगर उसमें आप एनर्जी दे रहे हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मॉलिक्यूलर गैस है या फिर एटॉमिक गैस है। बोलोगे सर हाउ डू यू मीन बाय एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर गैस? जैसे H2 हो गया मॉलिक्यूलर गैस, और उसको तो हाई टेम्परेचर पे डाल दो तो H में स्प्लिट हो जाएगा, तो वो एटॉमिक गैस होगी। तो अगर हम यहाँ से किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को पास कर रहे हैं, जो सोर्स ऑफ लाइट है, अगर हम उसको पास करके इस लाइट को अगर हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये अगर इमिट करेगा तो यहाँ पर आप देखना स्क्रीन के ऊपर में आपको लाइंस मिलेंगे, जिसको लाइन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। और दूसरा जब इमिशंस होंगे तो एक बैंड, इस तरह का बैंड बनेगा, एक बैंड, दो बैंड, तीन बैंड, इस तरह से एक बैंड स्पेक्ट्रा बनेगा। तो दो तरह के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा, जिसमें खास करके यही आइंस्टाइन की वैल्यू को कैलकुलेट करके रेडबर्ग ने कहा था, ये डिपेंड करेगा वेव नंबर के ऊपर में। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ विच इज इक्वल टू RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। ये रेडबर्ग ने अपनी वैल्यू कैलकुलेट की, और वैल्यू कैलकुलेट करके उन्होंने यहाँ पे फाइनल वैल्यू RH का दे दिया। RH इज इक्वल टू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर जूल में लिखना है तो 21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है बच्चों, यस और नो? अब यहाँ पर आपको मैं डेरिवेशन तो नहीं बता पाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज जरूर जानकारी दूंगा कि अगर किसी भी ऑर्बिट का रेडियस जानना हो तो Rn का फॉर्मूला यहीं से आया था, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z स्क्वायर, n स्क्वायर बाय zn स्क्वायर। यस, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर,
और एक एनर्जी का जब हम एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं तो दैट इज -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा, ये दो फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको खास करके कोई भी एलिमेंट का Z जो है एटॉमिक नंबर है और n जो है ऑर्बिट की संख्या। समझ में आया बच्चों? और एक और फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करोगे तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरह ये घूमेगा भी इलेक्ट्रॉन, तो उसका Vn का फॉर्मूला भी इन्होंने निकाला था, दैट वाज 2.18 इंटू 10⁸। कितना लिखा है आपने? 6 ही होगा, तो रहने दीजिए। मीटर में लिखा है आपने? हाँ। सेंटीमीटर में 1 याद रखिएगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी Z/n या n/z होगा, Z/n याद रखिएगा। इस तीनों फार्मूला को हमें याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए इन सब थ्योरी के बाद जब ये सारे खत्म हो गए तो लाइंस वाला स्पेक्ट्रम में पूछा गया सर कितने लाइंस होंगे, तो नंबर ऑफ लाइंस का भी एक फॉर्मूला दिया गया, नंबर ऑफ लाइंस, ये जो कितने लाइंस बनेंगे, तो दैट विल n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2, और अगर ये ग्राउंड स्टेट में होगा तो n इंटू n - 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर ऑफ लाइंस के फॉर्मूले। इसी में से याद रखिएगा ये जो स्पेक्ट्रम बने थे लाइन स्पेक्ट्रम, तो इसमें अलग अलग, जैसे मान लीजिए इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा उसको लाइमन स्पेक्ट्रम, इन्फिनिटी से सेकेंड ऑर्बिट में गिरेगा इन्फिनिटी से तो बाल्मर स्पेक्ट्रम, थर्ड ऑर्बिट में गिरेगा पास्चर, फिर फोर्थ ऑर्बिट में गिरेगा ब्रैकेट, फिफ्थ में गिरेगा फंड, सिक्स्थ में गिरेगा हम्फ्रे। तो ये 5 तरह के याद रखिएगा, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड जिसको फंड सीरीज कहा जाता है, और हम्फ्रे सीरीज रहेगा याद। इसमें याद रखिएगा लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होते हैं, बाल्मर सीरीज ही सिर्फ विजिबल रीजन में है, और बाकी सारे के सारे इंफ्रारेड रीजन में, लो इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, वेरी फार इंफ्रारेड, मतलब बाकी सब इंफ्रारेड में। दो को याद रख लेना है, लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में, बाल्मर सीरीज विजिबल, और बाकी सब इंफ्रारेड रीजन में। लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इन्फिनिटी तक। बाल्मर में n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटी तक। पास्चर में n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक। उसके बाद ब्रैकेट में n1 की वैल्यू 4, फंड में n1 की वैल्यू 5, हम्फ्री में n1 की वैल्यू 6। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। और अगर किसी सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना हो तो n2 बराबर हो जाएगा n1 + 1। जैसे लाइमन सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ आपको निकालना है तो n1 की वैल्यू 1 और n2 बराबर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। उसी तरह बाल्मर सीरीज में n1 बराबर 2 और n2 बराबर 2 + 1 3। समझ में आ गया? अब आ जाइए डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। हम लोग डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, डी ब्रॉगली साहब ने कंफर्म कर दिया कि सर आप लोग पहले ही कह चुके हो कि 2 नेचर्स होते हैं, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। अगर कोई वस्तु है तो सर हम क्या उसको भी 2 नेचर दे सकते हैं? याद रखिएगा, जिसका मास कम और वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसके लिए हम लोग क्वांटम फिजिक्स यूज़ करते हैं, जिसका मास ज़्यादा वेलोसिटी कम उसके लिए क्लासिकल फिजिक्स यूज़ करते हैं। तो खास करके क्वांटम फिजिक्स के लिए इन्होंने कहा कि अगर कोई मैटर भी है तो उसके भी 2 नेचर होंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मतलब कौन कौन सा बच्चा? वेव एंड पार्टिकल, वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। बोला सर कैसे? तो इन्होंने कहा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मतलब जितना ज़्यादा किसी बॉडी का मास होगा उतना कम उसका वेवलेंथ होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्होंने कहा लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। एकदम शांत हो गए। यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि 2 नेचर होगा सर, और अगर आपको ऐसा लगे
कि किसी का वेलोसिटी बहुत फास्ट है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv², तो v² बराबर हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, तो इस v का फॉर्मूला हो जाएगा √2ke/m। इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू 2ke/m। इस m को अगर हम अंदर में ले जाएंगे इस m को, तो ये m² हो जाएगा, यहाँ से एक m कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। अगर हम इसको चार्ज में रिप्रेजेंट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय क्या हो जाएगा 2qm। ठीक है बच्चों, सर वी नहीं आएगा 2qvm पोटेंशियल 2qvm। हाँ, अब इसका 1.5 वैल्यू होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी याद रख लीजिएगा। ये हमारे डी ब्रॉगली साहब का वेव इक्वेशन था, एक्यूरेट याद रखिएगा। ये 2 फॉर्मूला बेस्ड पर ही आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ये और दूसरा ये। इसके बाद आए थे हाइजेनबर्ग साहब। कौन आए थे? हाइजेनबर्ग साहब ने कहा था कि जब कह रहे हो कि ये पार्टिकल है और दूसरा तुम कह रहे हो वेव है, तो मैं तुमको एक चीज कंफर्म कर रहा हूँ कि एक समय पर, एक ही समय पर मोमेंटम और पोजीशन असंभव है निकालना। सर ऐसा क्यों? तो हाइजेनबर्ग ने कह दिया बच्चा, ये असंभव मतलब हो गया अनसर्टेन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन्होंने कह दिया कि भाई साहब कि अगर आप एक ही समय पर इसके पोजीशंस भी निकाल रहे हो और मोमेंटम भी निकाल रहे हो, अगर मान लो ये आपका इलेक्ट्रॉन और अगर ये घूम रहा है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो भाई पोजीशन तो फिर आगे चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन रुकने वाली चीज तो है नहीं, वो तो डायनामिक पार्टिकल है। और दूसरी बात, अगर आप इसके मोमेंटम को निकाल रहे हो भाई साहब, तो जिस समय तक आप जा रहे हो उसमें भी डिफरेंस हो जाएगा। तो इन्होंने कहा डेल्टा x मतलब चेंज इन पोजीशन, डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बोला कि असंभव है भाई साहब। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं तुम्हारे कहूं कि मैं तुम्हारा मन को पढ़ सकता हूं, ये असंभव है। तुम्हारा मन भले हो सकता है तुम कहो कि अभी यहाँ पे है, पढ़ाई कर रहे यहीं पे है, लेकिन ये कहना असंभव कि यहीं पे होगा। जब तक मैं वहां पे पहुंचूंगा तुम्हारे मन तक, तब तुम्हारा मन किसी और दुनिया में हो जाएगा। तो ये असंभव है। इसीलिए हाइजेनबर्ग साहब ने कहा डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो बदलता नहीं है बच्चा, क्या बदलता है? वेलोसिटी। तो m इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4 तो अगर हम डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4 m कर दें यहाँ पे, तो इस टोटल की वैल्यू चूंकि आपको पता है h प्लांक्स कांस्टेंट पाई 3.14 और m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, छोटे पार्टिकल्स के लिए दिया गया। तो अगर इस सब की वैल्यू आप निकालोगे 0.0521 या 571 अर्ग जितना होता है। सर 0.571 नहीं, 571 0.571 अर्ग के बराबर में ये लगभग में होता है। इसको याद रख लीजिएगा। और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, छोटे पार्टिकल जिसका मास दे दिया जाए तो वो अलग फॉर्मूला हो जाएगा। और इसी को उन्होंने एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में भी इसको फॉर्मूला को बनाया था, दैट इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 4 डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4। तो ये है हाइजेनबर्ग आंसर। यहीं पे जन्म हुआ और हाइजेनबर्ग ने कहा कि ये जो कह रहे थे बोर साहब कि एटम जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है, वो असंभव। यहीं पे थ्योरी गलत हो गई। कहा सर कि ये एटम्स जो है कुछ इस तरह से होंगे, क्योंकि वेव और पार्टिकल दोनों नेचर में है, तो कुछ इस तरीके से इसका शक्ल। तो इलेक्ट्रॉन आप ये नहीं कह सकते कि यहीं पे है और घूम के फिर यहीं पे आएगा, फिर यहीं पे, फिर यहीं, ऐसा नहीं कह सकते। लोग कैसा फिर? तो उन्होंने यहाँ पे जन्म दिया ऑर्बिटल। क्या जन्म दिया? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम पाए जाने की संभावना, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। इन एन ऑर्बिट नहीं, अराउंड द न्यूक्लियस। बोला ऑर्बिट पे होते ही नहीं। तो यहाँ पर
बोर्स साहब की थ्योरी फेल हुई, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल आया। ये साहब ने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने बताया नहीं। इन्होंने कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बताया, क्यों इसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई के बराबर में आता है, ये भी नहीं बताया था। मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी नहीं बताया, जो लेटर ऑन स्टार्क और ज़ीमान इफेक्ट के थ्रू पता चला था। तो फिर बोर्स साहब की धज्जियां उड़ गई, उनकी थ्योरी भी फेल हो गई। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के थ्रू ऑर्बिटल का जन्म हुआ, और यहाँ पर उन्होंने कहा ऑर्बिटल्स होते हैं, जो किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। उस एनर्जी से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पता कर सकते हो। तो ये ऑर्बिटल मतलब हो गया मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अब ये 4 तरह के होते हैं, SPDF, जो लेटर ऑन हम लोगों को बाद में पता चला था स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के बाद। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में यहीं से फर्क चालू हुआ था। और याद रखिएगा एक स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन होता है जो खास करके dx स्क्वायर d square psi upon d स्क्वायर साई बाई dx स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साई बाई dy स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साई बाई dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर इंटू e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। यही होता है। तो याद रखिएगा ये 3D के लिए स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन कैसे डेरिवेशन हुआ ये अपने को नहीं पढ़ना, अपने को खाली ये डेरिवेशन लर्न कर लेना है। और अगर 1D के लिए कोई पूछे तो d स्क्वायर साई बाई डी एच स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। और आपके NCERT में इक्वेशन भी नहीं दिया है, उसमें सिर्फ इतना बताया गया है ई साई इज इक्वल टू एच साई। ये मैथमेटिकल हैमिल्टन ऑपरेटर के थ्रू इन्होंने एज एन इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर किया है और वहीं से इस डेरिवेशन हो गया बराबर। इसी के बाद जन्म होता है बच्चों ऑर्बिटल्स का, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। उसके नोड्स का कि उसमें कितने नोड्स होंगे, कितने रेडियल नोड्स, कितने एंगुलर नोड्स होंगे। चलिए हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए बच्चों अब जो है खास करके शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब बाद में पता चला कि भाई ऑर्बिटल ही जो है इलेक्ट्रॉन की जानकारी दे सकता है, तो सबसे पहले s ऑर्बिटल जो होता है याद रखिएगा, s ऑर्बिटल ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं। तो इसमें अगर कोई पूछे आपको इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों हो सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको क्रिएट कीजिए, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया, कहीं से भी आप लेके जाएंगे तो ऑल डायरेक्शंस में। तो s ऑर्बिटल में पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ पे। उसके बाद आ जाइए p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो डम्बल शेप होता है, इस तरह का। इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे और यहाँ पे होने की संभावना। उसके बाद d ऑर्बिटल आया, तो d ऑर्बिटल खास करके याद रखिएगा डबल डम्बल, 2 तरह का, एक इधर, इसमें भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना इन डंबल्स के ऊपर में किया गया। और f ऑर्बिटल जो है ये बहुत ही संकीर्ण है, कॉम्प्लेक्स है। f ऑर्बिटल याद रखिएगा, f ऑर्बिटल का जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स शेप है, मतलब स्फेरिकल भी है, डंबल भी है, डबल डंबल भी है, इस मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। उसके बारे में हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। s ऑर्बिटल में एक ही याद रखिए, किसी भी सबसेल में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो s ऑर्बिटल में एक ओरिएंटेशन है, p ऑर्बिटल में 3 ओरिएंटेशन है। बोलोगे सर 3 क्यों? px, py, pz 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा px ऑर्बिटल, ये हो जाएगा हमारा py ऑर्बिटल और ये हो जाएगा हमारा pz ऑर्बिटल। याद रखिएगा px, py, pz। और अगर हम d की बात करें तो d में 5 ओरिएंटेशंस होते हैं, dxy, dyz, dxz। ये 3 जो है नॉन एक्सियल है, और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये 2 जो है हमारे एक्सियल। तो बोलोगे सर कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे मान लीजिए
इन दो एक्सिस के बीच में आप कर रहे हैं, इसको x मान लीजिए, इसको y, तो ये dxy हो गया। अगर आप इसको y और इसको z मानते हैं तो ये dyz हो जाएगा, और अगर आप इसको x और z मानते हैं तो ये dxz हो जाएगा। तो ये तीनों जो है एक्सिस के बीच में है, इसलिए इसको नॉन एक्सियल कहा जाता है। और ये दो जो आप देख रहे हैं ऑन द एक्सिस है, तो ये dx² और dy², इसको dx² y² कहेंगे, और ये जो है एक आपका dz²। तो याद रखिएगा ये दोनों एक्सियल है और ये तीनों नॉन एक्सियल। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए, यहाँ पर जन्म हुआ है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर किसको कहते हैं? ये चूंकि किसी भी ऑर्बिटल, किसी भी सबसेल का ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो हमको लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वांटम नंबर, क्वांटम का मतलब एनर्जी, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी मतलब ये इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये 4 तरह के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो खास करके हमको बताया जाता है कि कौन से ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसका फॉर्मूला अप टू n-1, अप टू n-1। अगर मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो L की वैल्यू हो जाएगा 3-1, दैट इज इक्वल टू अप टू 2 का मतलब 0, 1, 2। अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो L इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए L इज इक्वल टू 1-1, दैट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, तो 1s का जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 0 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो L बराबर 2-1, दैट इज इक्वल टू 1, तो 2s और 2p में 2p का हो जाएगा 1, 2s का 0 हो जाएगा। अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो L बराबर 3-1, मतलब 0, 1, 2, तो 0 हो गया था इसमें 2s और 1 हो गया था 2p। उसी तरह 3s का 0, 3p का 1 और 3d का 2। समझ में आया? उसके बाद अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करें तो L बराबर 4-1, दैट इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, तो ये 4s, 4p, 4d और 4f। तो इससे पता चल गया हम लोगों को कि हर एक ऑर्बिट का एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब L बराबर 0 फॉर s ऑर्बिटल, 1 फॉर p ऑर्बिटल, 2 फॉर d ऑर्बिटल एंड 3 फॉर f। समझ में आया बच्चों? नहीं आया बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब था, पहले तो आप ऑर्बिटल, कोई भी सबसेल का जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? 2। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी के वजह से उस ऑर्बिटल में है, एनर्जी के वजह से। तो अगर हम उस दोनों इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम पता कर ले तो हमको लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा कि एक्चुअली में उस इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कहाँ पे है। यही पूरा चैप्टर का पूरा सार आप कहो तो इसका मेन सार वही है कि एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटम नंबर हमको बताता है कि एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। तो याद रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से डिनोट किया जाता है, वो हमें जानकारी देता है कि कौन से ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको जानकारी देता है कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिटल। तो अभी आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वैसे 7 ही तक नहीं, अनगिनत n तक हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास 7 ही पीरियड है, इसीलिए मैंने 7 तक लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको ऑर्बिटल, क्योंकि हमको तो पता करना है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ना, और इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑर्बिटल। तो वो s ऑर्बिटल का है कि p ऑर्बिटल का है या d ऑर्बिटल है कि f ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो L बराबर n-1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जब हम गए थे तो फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होता है, वो s ऑर्बिटल होता है। तो 1s का हम लोगों को एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या मिल गया? 0। सेकेंड ऑर्बिट में हम गए तो n की वैल्यू 2 हो गई, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 हुआ। तो 1 से पहले 0 भी आएगा, तो 0 and 1 मतलब 2s और 2p। सेकेंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल है। कौन कौन से?
s और p, तो 2s के लिए 0 और 2p के लिए 1। समझ में आ रहा है बच्चा? थर्ड ऑर्बिट में हम गए, थर्ड ऑर्बिट में l बराबर n-1 होता है, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 मतलब 0 1 2, तो 0 हो जाएगा 3s का, 1 हो जाएगा 3p का और 2 हो जाएगा 3d का। उसी तरह n की वैल्यू जब हमने 4 लिया तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3 मतलब 0 1 2 3, 0 हो गया 4s का, 1 हो गया 4p का, 2 हो गया 4d का और 3 हो गया 4f का। तो इससे कंक्लूजन हमको मिला कि एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ s ऑर्बिटल इज 0, p ऑर्बिटल 1, d ऑर्बिटल 2 और f ऑर्बिटल 3। समझ में आया बच्चा कि नहीं आया? इसके बाद तीसरा है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको जानकारी देता है कि कौन से सबसेल का कौन से ऑर्बिटल में है। याद रखिएगा जिसको ml से डिनोट किया जाता है। ml की वैल्यू होती है -L2 + m। क्या होती है? -L2 + m। और ये L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर हम s ऑर्बिटल के लिए निकालें तो s ऑर्बिटल के लिए क्या होगा बच्चों? 0 है तो 0 ना तो माइनस होता है ना प्लस होता है, मतलब एक ही हो जाएगा। ठीक है बच्चे? अगर हम ml p ऑर्बिटल के लिए निकालें तो p ऑर्बिटल का एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है, तो 1 जो है -1 से +1 के बीच में आप देखेंगे तो 3 आएगा, तो -1 0 +1। अगर हम d ऑर्बिटल के लिए निकालें तो -2 से लेके +2 के बीच में कितने आएंगे? 5, -2 -1 0 +1 +2। उसी तरह अगर हम ml f ऑर्बिटल के लिए निकालेंगे तो -3 से लेकर के +3 तक जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ठीक है बच्चों? ये था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ स्पिन। दो तरह के होंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जैसे +½ और -½ +½ क्लॉकवाइज के लिए, -½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए। जैसे मान लीजिए ये +½ है तो क्लॉकवाइज हो गई, -½ एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट? तो ये चारों चीज हमको जानकारी किस चीज का देता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हमको जानकारी। इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट है हमारे चैप्टर का, दैट इज स्पेशली अबाउट द नोड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। याद रखिएगा नोड्स का फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता दूं, रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स, नोड्स किसको कहते हैं सर? नोड्स जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। जैसे s ऑर्बिटल है बच्चा, देखो ये 1s मान लो और ये इसको 2s मान लो, ये जो है बीच वाला वो 2s है। तो ये जो स्पेस है बच्चा, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड नोड। उसको क्या कहा जाता है? नोड। और उस प्लेन को कहा जाता है नोडल प्लेन्स या नोडल सरफेस। अब यहाँ पर रेडियल नोड्स का एक फॉर्मूला होता है जिसको n - l - 1 n - l - 1, इसको याद रखिएगा। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला n - l - 1। और एक दूसरा होता है एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स जिसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली l, एजीमुथल क्वांटम नंबर। n क्या है बच्चा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ s ऑर्बिटल 0, p ऑर्बिटल 1, d ऑर्बिटल 2, f ऑर्बिटल 3। तो ये सारे हमारे रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स, नोड्स, नोडल प्लेन समझ में आ गया। लास्ट कंसेप्ट इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। अब आ जाइए बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब हो गया द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि भाई साहब अगर हमको इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं तो जैसे अभी आपने देखा कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं कोई भी ऑर्बिट के अंदर में,
फर्स्ट ऑर्बिट में कितने, सेकेंड ऑर्बिट में कितने, थर्ड ऑर्बिट में कितने। तो हम लोगों को याद होगा एल की वैल्यू फर्स्ट में 0 मिला था, सेकेंड में 0 1 मिला था, थर्ड में 0 1 2 मिला था, फोर्थ में 0 1 2 3 मिला था। तो इस तरीके से अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग जानकारी। तो सबसे पहले अफबाउ साहब ने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किया, तो उसको कहा जाता है अफबाउ एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। दूसरे पाउली साहब ने दिया था, तो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। और तीसरे हमारे हुंड साहब ने दिया था, जो हुंड्स रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। आपके एनसीईआरटी में अफबाउ का क्या दिया, देखिए तो अफबाउस प्रिंसिपल से दे दिया, एक्सक्लूसिव नहीं दिया, अफबाउस प्रिंसिपल। अफबाउ का मतलब होता है, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, याद रखिएगा। तो अफबाउ ने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन्स को सजाने के लिए उसने सबसे पहले हर एक ऑर्बिट को एनर्जी को सजाया, 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। अभी हमारे पास इतने ही ऑर्बिटल है अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स। तो उन्होंने इस तरह से इलेक्ट्रॉन को सजाया और उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से काट करके उन्होंने अब इलेक्ट्रॉन्स को बारी बारी से घूम करके गए और इलेक्ट्रॉन्स को उस ऑर्बिटल में भरते। आप देखिएगा पहले इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा, 1s में गया, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5s के बाद 4d, 5p, 6s, 4f, 4f के बाद 5d, फिर उसके बाद 6p, फिर 7s, 5f, 6d और 7। s ऑर्बिटल में एक ही ओरिएंटेशन है और एक ओरिएंटेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। तो जहां जहां s होगा वहां वहां हम लोग 2 लिख लेंगे और जहां जहां p होगा वहां वहां हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखते जाएंगे। 2p 6, 3p 6, 4p 6, 5p 6, 6p 6 एंड 7p 6। और d जहां जहां होगा वहां क्या लिखेंगे, 10, 3d 10, 4d 10, 5d 10, 6d 10। और जहां जहां f होगा वहां वहां 40। अब हमको अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो उतना इलेक्ट्रॉन हमको काउंट करके छोड़ देना। जैसे मान लीजिए सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 2 2 4 6 10 और 11, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 करते। इस तरह से हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा एलिमेंट है तो उसके लिए याद करिएगा कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, इतने का एटॉमिक नंबर आपको याद कर लेना है और इसके बाद जो पीरियड स्टार्ट होंगे उसका अपने को लिखना है। जैसे मान लीजिए हीलियम का 2, 10, 18, 36, 54 और 86। अगर मान लीजिए आपको 55, सीजियम का एटॉमिक नंबर है 55, राइट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको 1s2 2s2 2p6 नहीं जाना है। 54 होता है बच्चा ज़ेनन, तो सीधे यहाँ पे लिख दीजिए ज़ेनन। ज़ेनन 5th पीरियड का एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो इसके बाद 6s होगा, 6s1, क्योंकि ये 54 हो जाता है तो 54 के बाद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए 6s1। इसमें खास करके 3D वाले सीरीज में 2 एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक क्रोमियम का और दूसरा कॉपर का। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s1 होता है और कॉपर का आर्गन 3d10 4s1 होता है। ये 2 खास करके 3D में एक्सेप्शनल है। इसके रीज़न मेन ये है क्योंकि 3D में जब आप देखोगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में भर जाते हैं तो इसको बोलते हैं हाफ फील्ड। क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है। और कॉपर में क्या होता है, ये पूरे के पूरे भर जाते हैं, इसको कहा जाता है फुल फील्ड, जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। याद रखिएगा, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। जिस कारण से इस क्रोमियम
और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में वेरिएशन आता है। वैसे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो लगभग 25 से 30 एलिमेंट का एक्सेप्शनल है, लेकिन खास करके 1 से 30 तक में ये 2 एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो अफबाउ ने कहा था जब भी इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के तहत, बोलोगे सर कैसे होगा, तो दैट इज n+l के फॉर्म, n+l के फॉर्म। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आना चाहिए सर 4s पहले आ गया 3d बाद में आया है ना, तो ये n+l की वजह से देख लीजिए 4s का n+l निकालेंगे, n की वैल्यू है 4 और ls के लिए कितना होता है 0, तो 4 + 0 4 और 3d का n+l वैल्यू, n की वैल्यू 3 और 2, तो ये 5 हो गया, तो ये 4 है और ये 5 है। तो याद रखिएगा पहले इलेक्ट्रॉन जिसका n+l वैल्यू कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा और जिसका ज्यादा होगा वो बाद में जाएगा, इसीलिए इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर लिखा हुआ। समझ में आ गया। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पॉली साहब ने कहा था किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो मतलब अगर आपको n, l और ml तीनों सेम हो भी गए तो भी ms सेम नहीं होगा। अगर मान लीजिए n आपका सेम हो गया तो भी ms जो है आपका सेम नहीं होगा, क्योंकि ms में एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकते। किसने कहा था, पॉली साहब ने। तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। लास्ट वन इज हुंड्स रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हुंड साहब ने कहा था कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को सजाएं तो हर एक ऑर्बिटल में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन सजाए जाएंगे, हाफ फिल्ड होगा पहले जितने भी उस सबसेल के अंदर में ऑर्बिटल, जैसे s सबसेल के अंदर में एक ही है, p में 3 है, d में 5 है, f में 7 है। तो हुंड साहब का कहना था किसी भी सबसेल में पहले एक एक सिंगली करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक एक करके हर एक ओरिएंटेशंस में भर जाएंगे तब जाकर के पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो s ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, p ऑर्बिटल में चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, d ऑर्बिटल में 6th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा और f ऑर्बिटल में 8th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा। उसमें इन्होंने क्या कहा था कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन आपने सीधे कह दिया पेयरिंग करने के लिए। अगर मान लीजिए मैं आपको p ऑर्बिटल के बारे में बताऊं तो अगर मैं p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूँ तो चलेगा, क्योंकि डीजेनरेट एनर्जी है, सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। तो अगर हम यहाँ से ले 1 2 3 तो चलेगा, चलेगा। सर अगर मैं इसको डाउन साइड से लूँ तो चलेगा 1 2 और 3, मतलब तुम कहीं से भी लो चलेगा। पैरेलल स्पिन जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, इसीलिए इसको कहा जाता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो हर एक में पहले एक एक करके भरेगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का 1 शॉर्ट रिवीजन कंप्लीट किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने क्लास अटेंड। थैंक यू वेरी मच।